Hello kids, hope you all are very fine and you are doing your studies properly. So today class 7th we'll take last chapter of your history, that is chapter number 10th 18th century political formation. एज द नेम इंडिकेट्स इट्स लाइक कि पॉलिटिकली जो इंडिया में चेंजेस हुए, जो मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, जो आगे ब्रिटिश आया, उन्होंने किस किस चीज़ों को कॉन्कर कर लिया और कैसे क्राइसिस आया एम्पायर्स का, जो हमारे एम्पायर्स ऑलरेडी थे, तो वो पॉलिटिकली जो चेंजेस हमारे मैप्स में हुए ये वो बताया गया। तो ये मैप एक बार 138 और 139 पेज पे आप देख लेंगे कि कौन कौन सी बाउंड्रीज थी और उसके बाद कैसे कैसे डिवीजन उनके हो गए हैं। ठीक है, जो ये पेज नंबर 139 पे दिखाया हुआ है वो पिंक कलर में जो किया हुआ है दैट इज़ टेरिटरी अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, मिड 18th सेंचुरी के बारे में ये बात की गई है। ठीक है, और ये जो इसमें 138 में एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द मुग़ल एम्पायर 1700 इसकी बात है ये। और ये देखो क्या बोलते हैं कि जो डॉट डॉट करके दिखाया हुआ है ना, मुग़ल एम्पायर के बाहर की टेरिटरी, और बाकी सब जो है वो मुग़ल एम्पायर ने कंट्रोल किया हुआ था। ठीक है, ये इन दोनों मैप्स में ये दिखाया हुआ है। तो कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। बाय 1765 नोटिस हाउ अनदर पार्ट द ब्रिटिश हैड सक्सेसफुली ग्रैब्ड मेजर चंक्स ऑफ टेरिटरी इन ईस्टर्न इंडिया। उससे पहले तो ये जो 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक जो सारी बाउंड्रीज है मुग़ल एम्पायर के अंडर थी। ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारे एरिया पे कवर कर लिया था अपना एम्पायर, अपना होल्ड। तो उसके बाद 1765 में ब्रिटिश ने काफ़ी कुछ ग्रैब कर लिया था। व्हाट दीज मैप टेल अस इज़ दैट पॉलिटिकल कंडीशन, जो मैंने आपको बोला कि पॉलिटिकल कंडीशन बताती है कि इंडिया कैसे ड्रामेटिकली चेंज हो गया, काफ़ी सारे चेंजेस उसमें आ गए विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, थोड़े ही टाइम में ब्रिटिश का ज़्यादा यहाँ पे रूल हो गया। इन दिस चैप्टर वील रीड अबाउट द इमरजेंस ऑफ न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स इन द सब कॉन्टिनेंट। 18th सेंचुरी में जो न्यू पॉलिटिकल रूल्स आए थे, जो ग्रुप्स बने थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और मतलब ये कब का टाइम है, रफली आइडिया दिया है 1707 जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी, और 1761 में जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी जा रही थी। ठीक है, द क्राइसिस ऑफ द, तब तक उसके बीच का जो है सारा ये हम इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। The crisis of the empire and the later Mughals. In chapter 4 you saw how the Mughal empire, हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि उनको कितनी सक्सेस मिल रही थी और उन्होंने काफ़ी सारे जगहों पर अपना कब्जा बना लिया था। These were caused by a number of factors. उनके पास कुछ फैक्टर्स थे कि कैसे मुगल्स इतना जीत रहा था। Emperor Aurangzeb had depleted the military and financial resources of his empire by fighting a long war in the Deccan. जो औरंगज़ेब थे उन्होंने काफ़ी मिलिट्री पे कब्जा कर लिया था। कहाँ पे लड़के डेक्कन में उन्होंने वो जो लड़ाई, उनकी जो वॉर चल रही थी, उससे उन्होंने काफ़ी एरिया को जीत लिया था। अंडर हिज सक्सेसर द एफिशिएंसी ऑफ द इंपेरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन। और जैसे उनके बाद जो सक्सेसर्स आए, जो उनके बाद आए रूल करने के लिए, उन लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन से ये सब नहीं चल पाया। इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट, मुगल्स के लिए ये बड़ा मुश्किल हो गया था कि वो मनसबदार पर अपनी चेक रख पाएँ, नोबल्स पर कर पाएँ, क्योंकि उनकी जो थी वो सब डिक्लाइन में चला गया था, उनका टाइम ख़त्म होने लगा था। जो रिवेन्यू और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन थे, जिसको वो दीवानी और फौजदारी बोलते थे, वो सब भी उनके हाथ से निकल रहा था। दिस गेव देम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड ओवर वास्ट रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर। और जब वो जीत रहे थे तो जो ये सारी चीज़ें जो थी उनकी, उसके बारे में मुगल एम्पायर का पूरा फेमस था कि हाँ, उन सब के पास काफ़ी सारी पावर हैं, बहुत पॉलिटिकली वो स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिकली और मिलिट्री पावर्स है। एज द गवर्नर कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल ओवर प्रोविंसेस, द periodic remission of revenue to the capital decline. Peasants and जमींदारी rebellion in many part of the north and western India added to the, अब वो लोग भी उनके खिलाफ हो गए थे। पीजेंट्स और जमींदारी रेबिलियन, इन्होंने अपने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए थे जो इनके अगेंस्ट चले गए थे। तो उसकी वजह से उन लोगों को ना टैक्स मिल पा रहा था, ना पैसा आ रहा था। तो जो उनकी कैपिटल थी, जो उनकी पूंजी थी, वो डिक्लाइन होने लगी थी। दीज रिवोल्ट्स वर समटाइम कॉज्ड बाय द प्रेशर ऑफ माउंटिंग टैक्सेस। एट अदर टाइम्स दे वर अटेम्प्ट बाय पावरफुल chieftains to consolidate
देयर ओन पोजिशंस। और जो छोटे राजा होते थे वो अपनी पावर बनाए रखने के लिए ऐसे झगड़े करवाया करते थे ताकि उन लोगों को पैसे की कमी ना रहे, एक दूसरे को मार के और बाकी लोग लड़ाई में लगे रहे और उन लोगों को उनका फ़ायदा उठाने को मिल सके। मुगल अथॉरिटी हैड बीन चैलेंज बाय रेबिलियस ग्रुप। एक कारण ये भी है मुगल अथॉरिटी का डिक्लाइन होने का कि उनके जो थे काफ़ी सारे रेबिलियन ग्रुप हो गए थे, ठीक है, उनके अगेंस्ट हो गए थे काफ़ी लोग। बट दीज ग्रुप्स वर नाउ एबल टू सीज द इकोनॉमिक प्रेशर of the region to consolidate their position. The Mughal emperor after Aurangzeb were unable to arrest the gradual shifting of political and economic authority into the hands of provincial governor, local chieftains and other groups. मतलब कि औरंगजेब के बाद कोई भी एक ऐसा एम्परर नहीं आया जो कि मुग़ल का शासन को कंटिन्यू कर सकता। उनके बाद सब उनमें डिक्लाइन ही होने लगा, पॉलिटिकली भी डिक्लाइन हुए, इकोनॉमिकली भी वो डिक्लाइन हुए, कोई गवर्नर भी नहीं रहे उनके, मतलब बाकी सब काम उनके लोकल लोगों के पास चला गया। औरंगजेब का वो जो था कि उनके अंडर सब कुछ आता था मुगल्स के अंदर, वो ख़त्म हो चुका था, ठीक है। रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कॉफर्स। द फॉलोइंग इज कंटेम्प्रेरी राइटर्स अकाउंट ऑन द फाइनेंशियल बैंकरप्सी ऑफ द एम्पायर। कि क्या हुआ था कि सारा जो पैसा है वो किसके पास चला गया। द ग्रेट लॉर्ड्स आर हेल्पलेस एंड इम्पॉरिश। जो अब हैं उन लोगों के पास कुछ नहीं है। देयर पीजेंट्स रेज 2 क्रॉप्स अ ईयर बट देयर लॉर्ड सीइंग नथिंग ऑफ ईदर एंड देयर एजेंट्स ऑन। मतलब इसमें एक राइटिंग का पोर्शन ये दे रखा है, इसमें ये बताया गया है कि जो मुगल्स का था ना, उनका जो पहले उनको टैक्सेस मिलते थे खेती से, सब चीज़ों से, वो सब अब वैनिश होता जा रहा है क्योंकि इतने सारे लोकल ग्रुप्स उनके अगेंस्ट खड़े हो गए थे, ठीक है। इसमें वो बताया गया इन द मिड ऑफ दिस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस द रूलर ऑफ ईरान एंड नादिर शाह, जिनका ईरान के एक रूलर थे जिनका नाम था नादिर शाह, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, सैक्ड एंड प्लंडर द सिटी ऑफ दिल्ली इन 1739। उन्होंने वहाँ पे अटैक किया दिल्ली में और जितना अमाउंट ऑफ वेल्थ था वो वहाँ से उठाकर ले गए। दिस इन्वेंशन वॉज फॉलोड बाय, और इसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी सारी रेड वहाँ पे, प्लंडरिंग रेड्स मतलब तबाह करने वाली, लूटपाट करने वाली अफगान रूलर दूसरे आए अहमद शाह अब्दाली। उन्होंने भी नॉर्थ इंडिया में 5 टाइम्स बिटवीन द पीरियड ऑफ 1748 एंड 1761 इतना वहाँ पे रेड करी, इतना हमला किया और काफ़ी सारी वेल्थ को ले गए। इस पैराग्राफ में थोड़ा सा बता रखा है 60 लाख ऑफ रुपीज़ एंड सम 1000 गोल्ड कॉइन्स, नियरली 1 करोड़ वर्थ ऑफ गोल्ड वेयर, नियरली 50 करोड़ वर्थ ऑफ ज्वेल्स, most of them unrivaled in the world and the above included the peacock throne। मतलब काफ़ी जो हमारे देश की जो पूंजियाँ थी हमारे देश की, जिनको जो आज तक भी नहीं मिलता, देखो unrivaled in the world, वैसा तुम्हें आज तक भी देखने को नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें ये लोग चुरा कर हमारे देश से ले गए, ठीक है। Already under severe pressure from all sides, the empire was further weakened by competition among the different group of अच्छा, एक तो ऐसा प्रेशर, और जो उनके नोबल्स थे, जो छोटे छोटे जिनको उन्होंने पोस्ट दे रखी थी अपने अंडर, उनका भी एक प्रेशर, उन्होंने भी अपने ग्रुप बना लिए। तो ये ग्रुप कैसे बने? 2 ग्रुप बने, अंडरलाइन कर लेंगे, द ईरानीज एंड द तुरानीज। जो ईरानीज थे वो तो ईरान के, और जो तुरानीज थे वो टर्किश लोगों के डिसेंडेंट थे जो, ठीक है, वो उन्होंने 2 ग्रुप बना लिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम द लेटर मुगल एम्परर वर पपेट्स इन द हैंड ऑफ ईदर वन और द अदर ऑफ दीज। मतलब काफ़ी टाइम तक जो मुगल्स रह गए थे वो तो इनके हाथों की कठपुतलियां बनकर रह गए थे, किनके हाथों की? ईरानीज के और तुरानीज के, इतने वो लोग वीक हो गए थे, ठीक है। द वर्स्ट पॉसिबल ह्यूमिलेशन केम व्हेन 2 मुगल एम्परर फारूक सियार, ये पीरियड से, एंड आलमगीर II 1754 से 759, इन दोनों को मार दिया गया था। मतलब इतना उनका बुरा हाल किया मुगल का, फारूक सियार को और आलमगीर II को असैसिनेट कर दिया गया, मार दिया गया। एंड 2 अदर, अहमद शाह एंड शाह आलम II, इनको क्या कर दिया? ब्लाइंड कर दिया उन्हीं नोबल्स ने, ठीक है। किनके नोबल्स ने? ये जो बने थे हमारे 2, ईरानीज एंड तुरानीज, जिनको बोला गया टर्किश को, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इनके बाद कौन कौन से स्टेट उभर कर आए थे, कौन कौन से स्टेट्स के बारे में इन्होंने, क्या इमरजेंस हुआ नए स्टेट्स का। मुगल एम्पायर तो डिक्लाइन हो गया था। गवर्नर ऑफ लार्ज प्रोविंसेस, सूबेदार एंड द ग्रेट जमींदार कंसोलिडेटेड देयर अथॉरिटी। उन्होंने फिर जो सूबेदार और जमींदार थे उन्होंने अपनी अथॉरिटी आसपास के हमारी कंट्री के उसमें सब कॉन्टिनेंट में फैला दी। द मुगल एम्पायर ग्रेजुअली फ्रेगमेंटेटेड इनटू अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंड रीजनल स्टेट। मुगल एम्पायर के राज में कई सारे फ्रीडम वाले स्टेट बन गए, उनकी गुलामी से दूर हो गए। ब्रॉडली स्पीकिंग अगर इसको खुलकर कहा जाए तो 18th सेंचुरी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ओवरलैपिंग ग्रुप्स, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे बेटा।
3 ग्रुप बन गए थे, स्टेट्स दैट वर ओल्ड मुगल प्रोविंसेस लाइक अवध, बंगाल एंड हैदराबाद. Although extremely powerful and quite independent, the ruler of these states did not break their formalities with the Mughal emperor. ये किसके अंडर थे? ये तीनों मुगल एम्पायर के अंडर थे. ठीक है, मुगल प्रोविंसेस में आते थे. कौन कौन से 3 स्टेट? अवध, बंगाल एंड हैदराबाद. इन्होंने जो उनकी लॉयल्टी थी मुगल्स के प्रति उसको बरकरार रखा. ठीक है. स्टेट दैट हैड इंजॉयड कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस अंडर द मुगल एज वतन जागीर्स. कुछ ऐसे स्टेट बन गए जो अपनी आज़ादी वतन जागीर्स के नाम से. दीज इंक्लूडेड राजपूत प्रिंसिपैलिटीज, जो राजपूत को मानने वाले थे. ठीक है, उनके अलग स्टेट हो गए. द लास्ट ग्रुप जो था स्टेट्स का, वो किसके कंट्रोल में थे? मराठा, सिख और अदर लाइक जाट्स. दीज वर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड हैड सीज देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मुगल आफ्टर अ लॉन्ग ड्रॉन आर्म्ड स्ट्रगल. मतलब उन्होंने लड़ाई करके, मिलिट्री यूज करके अपने अलग अलग एरिया ले लिए थे. किन किन्होंने? सिख ने, मराठा ने और जाट्स ने. हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र वाला. ठीक है. द ओल्ड मुगल प्रोविंसेस में क्या है? Among the states that were carved out of the, अब जो उनके हाथ से निकल गए 18th सेंचुरी में, 3 stand out very prominently. 3 जो थे वो तो उनके साथ थे. कौन से थे वो? अवध, बंगाल एंड हैदराबाद. All 3 states were founded by members of high Mughal nobility who had been governor of large. अब ये 3 स्टेट किसने बनाए थे? सादत खान, अवध उनके पास था, मुर्शद कुली खान बंगाल एंड आसफ जा के पास हैदराबाद. ऑल 3 हैड ऑक्यूपाइड हाई मनसबदारी पोजीशन. इनकी पोजीशन एम्परर वाली थी एंड एंजॉय द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्परर. ये मनसबदारी में रहकर अपने मुगल के जो राजा थे उनके कॉन्फिडेंस को, मतलब वो उनको प्रेस करते थे. बोथ आसफ जा एंड मुर्शद कुली खान हेल्ड एट जेट रैंक ऑफ 7,000 ईच वाइल सादत खान जेट वॉज 6,000. ये उनकी रैंकिंग थी. ये जत बोलते हैं इनको. ये उनकी रैंकिंग होती, जिसके पास ज़्यादा जत होती थी तो वो ज़्यादा लॉयल और ज़्यादा उनके करीब होता था. ठीक है. सादत खान की 6,000 जत थी और उनकी मुर्शिद अली खान और आसफ जा की 7,000. ठीक है, ये रैंकिंग है उनकी. अच्छा, नाउ हैदराबाद में क्या था? निज़ामुल मुल्क असफ जा, द फाउंडर ऑफ हैदराबाद. अंडरलाइन कर लेंगे किसने बनाया हैदराबाद स्टेट? निज़ामुल मुल्क आसफ जा was one of the most powerful member at the court of Mughal emperor फारूक सियार के अंडर. ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे. he was entrusted with the governorship of अवध and later given charge of the Deccan. पहले उनका अवध से शुरू हुआ था, फिर उनको बाद में डेक्कन का भी चार्ज दे दिया गया था. as the Mughal governor of the Deccan provinces, असफ जा had already gained control over political और financial administration पे पूरा इनका कंट्रोल हो गया था. taking subsequent advantage of the turmoil in the Deccan and the competition among the court nobility, he gathered power in hands and became the actual ruler of that region. मतलब इनका ऐसा था कि इनके राज में इनके पास सारी पावर आ गई थी और इनका जो एरिया था काफ़ी दूर तक फैल गया था. इनके रीजन में इनको काफ़ी माना जाने लग गया था. आसफ इसके भी रीज़न क्या थे कि क्या इन्होंने ऐसा किया था? आसफ जा ब्रॉट स्किल्ड सोल्जर्स. ये बड़े पहुँचे हुए सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर नॉर्थ इंडिया से लेकर आए थे. उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी थी साउथ में. ऐसे ऐसे इन्होंने अपना एरिया बढ़ाया था. ही अपॉइंटेड मनसबदार एंड ग्रांटेड जागीर्स. उनको मनसबदार को बनाया और उनको जगह दी. ऑल्दो ही वॉज स्टिल अ सर्वेंट, और खुद अपने आप को मुगल एम्परर का सर्वेंट ही मानते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने इंडिपेंडेंटली पूरा दिल्ली में क्या बोलते हैं अपना रूल किया था. ठीक है, जिसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता था मुगल का एम्परर. द मुगल एम्परर मेयरली कन्फर्म द डिसीजन ऑलरेडी टेकन बाय निज़ाम. और वो उनके डिसीजंस को खुश होके अपनाते थे. उनको बोलते थे ठीक है जो तू कर रहा है दैट इज़ ओके. द स्टेट ऑफ हैदराबाद वॉज कॉन्स्टेंटली इंगेज इन स्ट्रगल अगेंस्ट द मराठास. और मराठास के साथ वेस्ट में उनकी लड़ाई चल रही थी और तेलुगु वॉरियर्स नायक के साथ चल रही थी. द एम्बिशंस ऑफ निज़ामुल मुल्क जब टू कंट्रोल द रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इन द ईस्ट. और यही होता था ना बेटा रीज़न कि वहाँ पे उन लोगों को जिसमें दिखता था ना कि यहाँ पे अगर हम इस एरिया को कवर करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, यहाँ पे कोई ट्रेड है, यहाँ पे कोई एक्टिविटी ऐसी है जो कि हमारे पास होनी चाहिए, किसी और राजा के पास नहीं है, तो वो उसको बाय हुक और बाय क्रुक ना कैसे भी करके कंट्रोल करने के चक्कर में रहते थे कि हम उसको ओवर रूल कर ले. पहले तो प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे और फिर ऐसा नहीं होता था ना तो वो फिर पूरी वॉर करके उनके साथ अपनी कमांडो अपनी आर्मी के ज़ोर से उस जगह को जीत जाते थे. तो ऐसा होता था. ठीक है.
नाउ अवध के बारे में हम पढ़ेंगे। अवध का क्या है? बुरहान उल मुल्क सादत खान वॉज अपॉइंटेड, इनको सूबेदार बनाया गया 1722 में। कहाँ का? अवध का। एंड फाउंडेड अ स्टेट विच वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू emerge out the breakup of Mughal Empire. Awadh was prosperous region controlling rich alluvial Ganga plain and the main trade route between North India and Bengal. ठीक है, अवध से सारा ट्रेड होता था नॉर्थ इंडिया और बंगाल, बुरहान रास्ता था ये वहाँ का। मुगल बुरहान उल मुल्क ऑल्सो हेल्ड द कंबाइंड ऑफिसर, सूबेदारी दीवानी, इनको कहा पहले तो इनको सूबेदार बनाया और इनको 3 पोर्ट मिले संभालने के लिए, मतलब 3 इनके काम हो गए, 3 ऑफिसेज हो गए, सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी, मतलब पॉलिटिकली भी, फाइनेंशियली भी और मिलिट्री अफेयर्स भी जितने होते थे अवध के, वो किसको मिल गए? सब कुछ सादत खान को। ठीक है, बुरहान उल मुल्क ट्राइड टू डिक्रीज मुगल इन्फ्लुएंस इन द अवध रीजन बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ ऑफिस होल्डर्स अपॉइंटेड बाय द मुगल्स। ही ऑल्सो रिड्यूस द साइज ऑफ जागीर्स एंड अपॉइंटेड हिज ओन लॉयल सर्वेंट्स टू वैकेंट पोजीशन। द अकाउंट ऑफ जागीरदार्स वर चेक टू प्रिवेंट चीटिंग एंड, अच्छा जागीरदार्स के अकाउंट पे भी नजर रखी जाती थी कि कभी वो ज़्यादा रिवेन्यू टैक्स कलेक्ट करते हो लेकिन ऑफिशियल में कोर्ट में कम दिखाते हो। ही सीज्ड अ नंबर ऑफ राजपूत जमींदार एंड एग्रीकल्चर फर्टाइल लैंड ऑफ द अफगान्स ऑफ रोहिलखंड पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया था। द स्टेट डिपेंडेंट ऑन द लोकल बैंकर्स एंड महाजन्स फॉर लोन्स। जो स्टेट था वो लोकल बैंकर और महाजन, जो मैं पहले हमने चैप्टर्स में पढ़ा है ना कि मॉर्टगेज रख के कुछ कुछ हमें लोन देते थे। इट्स होल्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस टू द हाईएस्ट बिडर्स। दीज रिवेन्यू फार्मर्स, जो उनका नाम दिया था इजारदार्स, जो रिवेन्यू फार्मर्स होते थे, एग्रीड टू पे द स्टेट अ फिक्स सम ऑफ मनी। लोकल बैंकर्स गारंटीड द पेमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट टू द स्टेट। इन टर्न द रिवेन्यू फार्मर्स वर गिवन कंसिडरेबल फ्रीडम इन द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। मतलब जो फार्मर्स होते थे उनका भी एक योगदान इसमें रहता था टैक्स कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, दीज डेवलपमेंट अलाउड न्यू सोशल ग्रुप। तो इसकी तरफ से एक और नया सोशल ग्रुप बन गया। वो क्या बना? मनी लेंडर और बैंकर्स टू इन्फ्लुएंस द मैनेजमेंट, स्टेट की रेवेन्यू पे हेल्प करने के लिए। समथिंग विच हैड नॉट अकर्ड इन द पास्ट, जो पहले नहीं हुआ था। तो ये किन्होंने शुरू किया था? सादत खान के वहाँ पे अवध में। ठीक है, नॉ इन बंगाल। बंगाल में क्या हुआ था? बंगाल ग्रेजुअली ब्रोक अवे फ्रॉम द मुगल कंट्रोल अंडर मुर्शिद कुली खान, हु वॉज अपॉइंटेड एज द नायब डिप्यूटी टू द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, ऑल्दो नेवर अ फॉर्मल सूबेदार नहीं थे। मतलब अपॉइंट ऐसे, जैसे वो जो सादत खान थे उनको तीनों एरियाज मिले थे ना, तीनों ऑफिसेज मिले थे, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, मिलिट्री, तो ये फॉर्मल नहीं थे। बट मुर्शिद अली खान वेरी क्विकली सीज्ड ऑल द पावर दे वेंट इन दैट वेंट विद दैट ऑफिस। लेकिन ये सारी पावर्स पे कंट्रोल करते थे। लाइक द रूलर्स ऑफ हैदराबाद एंड अवध, ही ऑल्सो कमांडेड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते थे। एंड इन एफर्ट टू रिड्यूस मुगल इन्फ्लुएंस, बंगाल में मुगल्स को हटाने के लिए इनका क्या था? ट्रांसफर्ड ऑल मुगल जागीरदार टू उड़ीसा में भेज दिया था इन्होंने। तो इससे क्या था? इनको काफ़ी रिलैक्स हो गया था कि मेजर रीअसेसमेंट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ बंगाल पे भी इनका पूरा कब्जा खुद का ही हो गया था। इन्होंने वहाँ के जागीरदार्स को उड़ीसा में ट्रांसफ़र कर दिया था। रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड इन कैश, किस में मिलता था रेवेन्यू? कैश में, सारे जमींदार से। एज अ रिजल्ट मैनी जमींदार हैड टू बोरो, उनको फिर बैंकर और मनी लेंडर से लोन लेना पड़ता था, उसके लिए उनको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती थी। द फॉर्मेशन ऑफ अ रीजनल स्टेट इन 18th century बंगाल देयरफॉर लेड टू कंसिडरेबल चेंज अमंग द जमींदार। द क्लोज कनेक्शन बिटवीन द स्टेट एंड बैंकर्स नोटिसेबल इन हैदराबाद एंड अवध एज वेल was evident in Bengal and under the rule of Alivardi Khan. During the reign, the banking house of Jagat Seth became extremely prosperous. जगत सेठ के नाम से जो बैंकिंग था वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस बन गया। इफ़ वी टेक अ बर्ड्स आई व्यू वी कैन डिटेक्ट 3 कॉमन फीचर। अगर हम देखें ना ध्यान से तो इन तीनों में, ये ध्यान से सुनो, इन तीनों स्टेट में हमें कॉमन फीचर क्या मिलते हैं? फर्स्ट, दो मैनी ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट वर एस्टेब्लिश बाय अर्स्ट वाइल मुगल नोबल्स, दे वर हाईली सस्पिशियस ऑफ सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट दे हैड इनहेरिटेड इन द पर्टिकुलरली जागीरदार, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता था जिसको दे रखा है ना, जो हमारी जागीरदारी संभाल रहे हैं, कि वो हम तक पूरा सब कुछ पहुंचाते हैं कि नहीं। ये तीनों स्टेट में था। सेकंड क्या कॉमन था? देयर मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन डिफर्ड रादर देन रिलाइंग अपॉन ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट, ऑल द 3 रिजाइम्स कॉन्ट्रैक्टेड विद द रिवेन्यू फार्मर। और तीनों ने ही किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट रिवेन्यू फार्मर से अपना टैक्स कलेक्ट करते थे। द प्रैक्टिस ऑफ इजारदारी thoroughly disapproved by the Mughals spread all over India। जो मुगल्स ने नहीं मानी थी इजारदारी की टेक्निक, वो 18th century में चारों तरफ इंडिया में फैल गई। उसका इम्पैक्ट क्या हुआ?
हर जगह पे अलग अलग हुआ. देयर इम्पैक्ट ऑन द कंट्री साइड डिफर्ड कंसिडरेबली. द थर्ड कॉमन फीचर इन ऑल दिस रीजनल स्टेट इमर्जिंग रिलेशनशिप विद, एक नाम हम बार बार सुन रहे हैं, बैंकर्स और मर्चेंट्स का, तो उनके साथ रिलेशन स्ट्रांग हुए. दीज पीपल लेंट मनी टू रेवेन्यू फार्मर, रिसीव लैंड एंड सिक्योरिटी एंड कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम दीज लैंड थ्रू देयर ओन एजेंट्स. तो जो है थ्रू आउट इंडिया द रिचेस्ट मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वर गेनिंग अ स्टेक इन द न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर. तो उनको भी एक अपने वहाँ पे जगह मिलने लगी. जो नया पॉलिटिकल हमारा मैप हुआ उसके अंदर इन बैंकर्स को, इनको भी, रिच मर्चेंट्स को भी अपनी एक पर्टिकुलर प्लेस दिखने लगे. Now moving on to the Watan Jagirs of the Rajput. Many Rajput king, particularly those belonging to Amber and Jodhpur, had served under the Mughals with distinction. In exchange, they were permitted to enjoy considerably autonomy in their Watan Jagirs. In the 18th century, these रूलर्स नाउ अटेम्प्टेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर एडजेसेंट रीजन्स के होते हैं, जो हमारे आसपास के रीजन्स होते हैं, उन पे भी अपना रूल ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे. अजीत सिंह जो थे जोधपुर के रूलर, वो इस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे. किसकी? मुगल कोर्ट की पॉलिटिक्स में. दीज इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज क्लेम द सूबेदारी ऑफ द रिच प्रोविंसेस ऑफ, कहाँ की इनको सूबेदारी मिल गई? गुजरात और मालवा की. तो जो राजा अजीत सिंह थे जोधपुर के, हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात. इन्होंने अंडरलाइन कर लेंगे इसको, इनको गुजरात की राजा अजीत सिंह को मिली गवर्नरशिप, और सवाई राजा जय सिंह को अम्बेर की वॉज गवर्नर ऑफ मालवा. ठीक है, उनको मालवा का गवर्नर बना दिया गया क्योंकि ये मुगल कोर्ट में रिलेटेड थे, उनके अंडर थे. दीज ऑफिसेज वर रिन्यूड बाय एम्परर जहांदार शाह इन 1713. इनको ऑफिसेज मिल गए रिनोवेशन के साथ, रिन्यू होके. दे ऑल्सो ट्राई टू एक्सटेंड देयर टेरिटरी, आगे पोजीशन बढ़ा के अपने वतन्स को, यानी जो जहाँ एरिया है उनका, उसको बढ़ाने के चक्कर में रहते थे. नागौर वाज कॉन्कर्ड एंड एनेक्स टू द हाउस ऑफ, नागौर को जीत लिया, उसको जोधपुर में इन्वॉल्व कर दिया. वाइल अम्बेर सीज्ड लार्ज पोर्शन ऑफ बूंदी, अम्बेर ने बूंदी को जीत लिया. सवाई राजा राज सिंह फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल जयपुर में एंड वॉज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 7. तो ये राजपूत का भी जो था काफ़ी वतन जागीर बढ़ने लगी. राजपूत भी काफ़ी आगे तक राजस्थान का जो एरिया है वो काफ़ी जगह से कवर उनको मिलने लग गया. मराठा कैंपेन्स, और गुजरात का भी, मराठा कैंपेन्स इनटू राजस्थान from 1740 put severe pressure on these principalities and checked their further expansion. फिर मराठा आ गए पावर में, वो लोग भी नज़र रखने लग गए कि ये लोग इतना एक्सपेंशन कैसे कर रहे हैं. सीजिंग इंडिपेंडेंस, तो आई विल टेक इट इन सेकेंड पार्ट. एक ये पार्ट यहाँ फिनिश करती हूँ. नाउ आई विल टेक दीज टॉपिक्स इन सेकेंड पार्ट. ओके.